ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स आर किंग। आप सोचते हो कि आप प्यादे हो, लेकिन आप हो असल में राजा। मेरे टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को लेकर के हमेशा से ये माना जाता है कि इनका तो करियर खत्म है भाई। पेरेंट्स से जब मेरी बात होती थी तो वो मुझे बोलते थे कि सर 10th के अंदर इसके इतने अच्छे मार्क्स आने चाहिए, हम अपने बच्चे को ना साइंस दिलवाना चाहते हैं, या हमारा बच्चा कॉमर्स चाहता है लेकिन हम अपने बच्चे को किसी भी हाल में आर्ट्स में नहीं भेजेंगे। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोग अपडेटेड नहीं रहते हैं, लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने दिमाग से ये डर निकाल दो कि हमारा कोई करियर नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ साइंस या कॉमर्स वाले ही कुछ कर सकते हैं, हमारा तो कोई भविष्य नहीं है। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, वीडियो के एंड तक आपको मैं ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप मजबूर हो जाओगे सोचने पे कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे फ्यूचर को देखना चाहिए, कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहिए, कैसे रिसर्च करनी चाहिए और किस फील्ड में आपको जाना चाहिए जो भी आपके लिए सूटेबल है। मेरे टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को लेकर के हमेशा से ये माना जाता है कि इनका तो करियर खत्म है भाई, ये तो आर्ट्स वाले हैं, ये तो भीख मांगेंगे, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, साइंस वाले ही आगे जाएंगे या कॉमर्स वाले ही आगे जाएंगे, आर्ट्स वालों को तो कोई करियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। जब मैं स्कूल में था 2014-15 में, तब भी यही बातें होती थी। और जब मैं पढ़ाता था, अभी तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैंने बंद कर दिया पढ़ाना, ऑफलाइन मेरा इंस्टीट्यूट था, जिन लोगों को नहीं पता। जब मैं पढ़ाता था तो पेरेंट्स से जब मेरी बात होती थी तो वो मुझे बोलते थे कि सर 10th के अंदर इसके इतने अच्छे मार्क्स आने चाहिए, हम अपने बच्चे को ना साइंस दिलवाना चाहते हैं, या हमारा बच्चा कॉमर्स चाहता है लेकिन हम अपने बच्चे को किसी भी हाल में आर्ट्स में नहीं भेजेंगे। आर्ट्स में अगर हमारा बच्चा जाता है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद हो। पेरेंट्स ऐसा क्यों बोलते हैं? या आप लोगों के स्कूल्स के अंदर भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या आपकी क्लास टीचर, वो लोग भी कहीं ना कहीं साइंस को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा साइंस को ऊपर रखते हैं और फिर कॉमर्स को भी थोड़ा बहुत भाव देते हैं। मैंने ये अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्कूल्स के अंदर भी आर्ट्स वालों को, ह्यूमैनिटीज़ वालों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। इसकी सिर्फ एक वजह है, लोग अनअवेयर हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोग अपडेटेड नहीं रहते हैं, लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं। आप लोगों के भी जो टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ाते होंगे वो लोग कहाँ अपडेटेड रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनका तो काम है स्कूल चलाना, फीस मांगना, खत्म बात। आपके पेरेंट्स का क्या काम है? आपके लिए खाना देना, आपकी फीस देना, आपके बाकी और खर्चों का ध्यान रखना, या तो यूट्यूब पे लगे रहना, या आपको डांटते रहना, या आपके ट्यूशन और इस सब का ध्यान रखना। क्या वो अपडेटेड रहते हैं? सब कुछ छोड़ो, क्या आप खुद अपडेटेड रहते हो? क्या आप रिसर्च करते हो? आसपास आप अपने जितना भी ये सब देखते हो ना, ह्यूमैनिटीज़ वाले ऐसे हैं, आर्ट्स वाले ऐसे हैं, ये इसीलिए हैं क्योंकि जो उनको समझा दिया गया वही वो तोते की तरह बोलते हैं। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके कज़न बहन भाई हों, आपकी फैमिली के अंदर भी होता होगा, भाई चलना तूने तो आर्ट्स ले रखी है, तो भीख मांगेगी, तो भीख मांगेगा। क्यों? वो लोग खुद अनअवेयर हैं, ना वो न्यूज़ पढ़ते हैं, ना वो अपडेटेड रहते हैं। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इसको अच्छे से समझना। और अब देख लेते हैं कि अगर आप एक ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए फ्यूचर में कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं जिसमें अगर आप जाते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा और आगे जाकर के आपके लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। सबसे पहला है यूएक्स एंड यूआई डिजाइन एंड ह्यूमन सेंटर्ड टेक। यूएक्स और यूआई डिजाइन, देखो यूएक्स और यूआई के बारे में मैं तुम्हें पहले तो डिफरेंस बता देता हूं। यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस और यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। दोनों में क्या फर्क होता है? यूजर एक्सपीरियंस का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बुक माई शो ओपन करते हो, पेटीएम ओपन करते हो, या कोई भी ऐप ओपन करते हो, अमेजॉन ओपन करते हो, तो आप एक तरीका देखते हो ना कि पहले लॉगिन आप करते हो, उसके बाद में आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, आप उसको क्लिक करते हो, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, फिर आपके पास में ऑप्शन आता है कि आपको कोई इवेंट की टिकट बुक करनी है, मूवी की टिकट बुक करनी है, फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब एक यूज़र अगर किसी ऐप को ओपन करता है या किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो उसके लिए कितना ज़्यादा ईजी है उस एप्लीकेशन को या उस प्रोडक्ट को या उस वेबसाइट को यूज़ करना। और यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि किस तरह के कलर्स होने चाहिए, किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन सा बटन लगाएं, बटन का कलर क्या होगा, कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, इटैलिक्स होगा, अंडरलाइन होगा। ये सारी की सारी चीज़ें होती है यूज़र इंटरफेस, जो कितना ज़्यादा सुंदर लग सकता है आपके ऐप के हिसाब से, आपकी वेबसाइट के हिसाब से, आपकी ब्रांडिंग के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बर्गर किंग की ऐप की बात करूँ तो आप जैसे ही उस बर्गर किंग की ऐप को लॉगिन करेंगे तो आपको बहुत ही ऑरेंज, येलो जैसे कलर्स दिखाई देंगे, है ना। लेकिन जैसे आप पेटीएम में लॉगिन करते हैं तो कलर एकदम ब्लू और वाइट या पर्पल और वाइट शायद ऐसा कलर होता है, क्योंकि ब्रांड के हिसाब से वो कंपनी क्या काम करती है, उसको अपनी इमेज कैसे पोर्ट्रे करानी है, कलर साइकोलॉजी कैसे लगानी है, इस तरह को यूज़ करके अलग अलग कंपनी अलग अलग कलर स्कीम को यूज़ करती है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा करियर हो सकता है अगर आप एक यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो।
टेक कंपनीज नीड डिजाइनर्स हु अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। अब अगर आप एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपके पास में साइकोलॉजी है या फिर अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं भी है, आपने साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ी है, तो भी आप सिर्फ उतना हिस्सा पढ़ सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी का या ह्यूमन बिहेवियर का जो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होता है, जो अप्लाई होता है। काफ़ी सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे कोर्स आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं आज की डेट में, देखो आज की डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, सबको ऑनलाइन आना है, सबकी ऐप बनेगी। अभी देखो आप, डिस्ट्रिक्ट ऐप बनी। अभी मैं स्टारबक्स पे कॉफ़ी पीने गया था तो इतनी भीड़, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई लोगों के पास इतना लिटरली पैसा कैसे आ गया है, क्योंकि स्टारबक्स इज़ कंसिडर्ड एज लाइक CCD उससे नीचे और स्टारबक्स उससे ऊपर ना, तो भीड़ इतनी रहती नहीं है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाते हैं। अब मैं वहाँ पे गया था कॉफ़ी पीने के लिए ऐसे ही, तो मैं गया, इतनी भीड़, मैंने कहा भाई पता नहीं क्या भीड़ क्यों है, और बारिश भी हो रही थी। मुझे लगा हो सकता है भाई बारिश हो रही है, लोगों को लगा हुआ चलो कॉफ़ी भी लेते हैं। मैं बैठा, मैंने ऑर्डर दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा सर पेमेंट कैसे करेंगे। मैंने कहा कि UPI से कर दूंगा। कह रहे सर अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऐप से पेमेंट कर देंगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। मैंने कहा एक सेकेंड, मैंने कहा ये भीड़ इसीलिए क्योंकि 50% ऑफ है आज। कह रहे हाँ। मैंने कहा वाह रे भारत वाह, हमारे इंडियंस। तो 50% ऑफ था स्टारबक्स के ऊपर, मतलब जो भी आप बिल आपका बनेगा उसका 50% ऑफ। तो मेरा 750-800 रुपये का बिल बना था, 350-400 के आसपास मेरा बिल बना। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऐप के बारे में मुझे पहले से पता था, क्योंकि मेरे को एक मूवी की टिकट बुक करनी थी, तो मैंने बहुत पहले ही उसको डाउनलोड कर रखा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन ऑफर चल रहा है स्टारबक्स पे। अब डिस्ट्रिक्ट ऐप वालों ने क्या किया, अपनी ब्रांडिंग करी। डिस्ट्रिक्ट ऐप इज बाय जोमेटो, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और कई लोगों ने तो डाउनलोड भी कर लिया होगा। इसी तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस अब आने वाली हैं हर फील्ड में, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। उन लोगों को चाहिए UX और UI डिज़ाइनर्स। तो अगर आप UX UI डिज़ाइनर बनते हैं तो आपके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है, बिकॉज उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने एक फ़ोटो यूज़ करी है। आप यहाँ पे देखो, ये बर्गर किंग का, मैकडोनल्ड्स का सॉरी, ये सेल्फ ऑर्डरिंग सिस्टम इन्होंने बनाया। आपने देखा होगा, आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो, बर्गर किंग में जाते हो, मैन पावर कम हो गई है, ऑर्डर लेने वाले लोग कम हो गए हैं, क्योंकि इस तरह की मशीन्स लगी हुई हैं। ये क्या है, ये UX और UI डिज़ाइनर का ही तो काम है कि कहाँ पे हम मैकडोनल्ड्स का लोगो लगाएंगे, कहाँ पे हम लिखेंगे टच हेयर टू स्टार्ट, फिर आप टच करोगे, फिर आपके पास में ऑप्शन आता है कि आपको खाना है, डाइन इन करना है, आपको टेक अवे करना है। तो अगर आप खाना है तो आप डाइन इन करेंगे। उसके बाद में आप ऑप्शंस सिलेक्ट करते हैं, ऊपर वेज और नॉन वेज का ऑप्शन आता है। उसके बाद आप आगे देखोगे तो वो बेवरेजेस पूछेगा, आपको शेक चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, बर्गर चाहिए, फ्रेंच फ्राइज चाहिए, साइड्स में आपको क्या क्या चाहिए। फिर आप आगे जाओगे तो वो बोलेगा कि क्या हम इसको इसके साथ कॉम्बो बना सकते हैं। फिर आपसे लास्ट में वो पूछेगा कि आपको पेमेंट कैसे करनी। यू विल डिजाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स, फोकसिंग ऑन हाउ यूजर इंटरैक्ट विद देम, मेकिंग देम स्मूथ, यूजफुल एंड विजुअली अपीलिंग। मतलब देख के अच्छा भी लगना चाहिए ना, अच्छी सी एक फीलिंग आनी चाहिए कि यार हमने कोई वेबसाइट खोली है, मज़ा आ रहा है। तो इसी को कहते हैं यूज़र इंटरफेस। और यूज़र एक्सपीरियंस मतलब UX का क्या मतलब होता है, वायर फ्रेम बनाना, कि कैसे कैसे आप कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करोगे, कौन सा प्रोडक्ट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, फिर यूज़र इसको क्लिक करेगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें इस फील्ड में आती हैं। अब मैंने आपको बता दिया, आप UX डिज़ाइनर बन सकते हो, UI डिज़ाइनर बन सकते हो, आप डिज़ाइन थिंकर या प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी बन सकते हो। डिज़ाइन थिंकर का मतलब भाई आपका जो एप्लीकेशन होगी, जो वेबसाइट होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा। प्रोडक्ट डिज़ाइनर, अल्टीमेटली डिज़ाइन थिंकर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर मोर और लेस सेम ही चीज़ें हो गई, कि आपको एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, आपका ऐप का लोगो कैसा दिखेगा, है ना। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो किस तरीके से स्क्रीन चेंज होगी, या स्क्रीन के ऊपर किस तरह का मैसेज पॉपअप होगा, कौन से कलर से होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हैं। अगली फील्ड है लॉयर। अब लॉयर के अंदर भी ना, अब आपको ये सोचना है, देखो इस वीडियो को आप बनाने का मकसद मेरा यही है, आपको क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि यार कोई भी फील्ड आप पकड़ लो, कोई भी, बस आप ये सोचो फ्यूचर में इसका क्या काम होने वाला है, और रिसर्च करते रहा करो। लॉयर आप बन सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले लॉयर तो चलो कोई भी बन सकता है, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि ये वीडियो ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए है, आप LLB कर सकते हैं, पर उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन करिए। अब देखो कैसे, साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लॉज आर राइजिंग। क्यों? एप्लीकेशंस बन रही हैं, वेबसाइट्स बन रही हैं, तो उतना ज़्यादा डेटा चोरी होने का भी चांसेस है, पेटीएम हैक होने के चांसेस है, पता चले आपका पेटीएम ही हैक हो गया तो। साइबर सिक्योरिटी लॉयर्स होने चाहिए ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इज़ एसेंशियल इन द डिजिटल एज। अब इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई खुद की प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई किताब लिखी है, ठीक है, आपने वही सेम किताब अपने नाम पे छाप के बेच दी, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ।
मैंने अगर कोई अपना YouTube चैनल मेरा है, तो अगर आप मेरी सारी की सारी वीडियोस उठा करके अपने चैनल बनाते हैं और वही सेम वीडियोस अपने चैनल पर डाल देते हो एज इट इज़, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये मैंने अपनी मेहनत से अपना कंटेंट बनाया, अपनी रिसर्च से बनाया, इसमें मैंने अपनी नॉलेज लगाई है, आप इसको कैसे चुरा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटल एज के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, डेटा की चोरी, कंटेंट की चोरी, या अगर आपने अपनी कोई रिसर्च करी है मान लो, ठीक है, और आपकी रिसर्च चोरी हो गई, तो आपकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी ना। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे ये ज़मीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये फ़ोन मेरा है, ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज़, आपके स्किल्स, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये भी चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए भी हमको फ्यूचर में लॉयर्स चाहिए। जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बिजनेसेस आगे जाकर के बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। आप सिर्फ ऐसे दिमाग लगाओ कि जो भी फील्ड आगे बढ़ने वाली है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के अंदर, चाहे वो AI के अंदर, चाहे वो टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, उतना ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत होगी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी लॉयर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा सिस्टम हैक होने के चांसेस हैं, उतना ज़्यादा गलत काम होने के भी चांसेस है ना भाई। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं वैसे वैसे गलत काम भी तो बढ़ते हैं। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, वो मैंने खुद झेला है। अब देखो कैसे, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरी वेबसाइट है। मैंने अपना एक कोर्स बनाया है, आप में से जितने लोगों को नहीं पता, मैंने अपना खुद का एक कोर्स बनाया है जिसमें मैंने कम से कम 6 से 8 महीने लगाए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, पूछने की जरूरत नहीं कमेंट सेक्शन में कि हम इसके लिए ले सकते हैं, उसके लिए ले सकते हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। इसमें मैंने न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज यूज़ करी हैं, कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। इसमें मैंने न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजी शेयर करी हैं, रिवीजन कैसे करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और आने वाले 10 साल 50 सालों में एक चीज़ जो AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इंसान को ही करनी आनी चाहिए, और जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, आपका सिलेबस, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है और आप न्यूरो साइंस को समझ जाते हो, अपने ब्रेन को समझ जाते हो, चांस ही नहीं कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो। शर्त बस ये है कि इसमें मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं, आपको उसको ढंग से यूज करना है, तो ही आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। तो जैसे ही आप नीचे आओगे, यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करना। ये मैंने एक इंट्रो वीडियो डाली हुई जिसमें मैंने ये बताया कि मैंने इस पूरे कोर्स में आपको क्या क्या समझाया है। उसके बाद आप यहाँ पे अबाउट कोर्स में जाकर के पढ़ सकते हैं सब कुछ, कि मैंने यहाँ पे क्या क्या समझाया है और आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। अगर आपको ये जानना है कि भाई ये कोर्स आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, तो आप रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दे रखा है, इन सभी लोगों को कोर्स बहुत अच्छा लगा। आप जाके के रिव्यूज़ देख सकते हो। रिव्यूज़ देखने के बाद, तसल्ली करने के बाद ही आप इस कोर्स को परचेज़ करना। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने इस कोर्स को ढंग से यूज़ कर लिया, जितनी मैंने बातें बताई हैं, चांस ही नहीं कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे हैम्पर होती है, ये मैंने कोर्स बनाया, काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में बात कर रहा था अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आता है कि सर कोई बंदा है, वो आप ही का कोर्स ना कम पैसों में बेच रहा है। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा यार, मतलब ऐसा कैसे हो गया, ये कौन है, ये क्या चल रहा है ये। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने कहा कि खबर पक्की है। उसने बोला हाँ पक्की है, और वो तो बोल रहा था कि अगर आपको आदित्य भैया का कोर्स लेना है तो मैं सस्ते में बेचने को तैयार हूँ। तो उसने मुझे उसकी आईडी भी भेजी, फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली, उसके ऊपर मैंने उसकी आईडी नहीं दिखाई, मैंने उस पर बड़ा बड़ा इमोजी लगा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था उसका नाम रिवील करना। ठीक है, अगर आप भी लाइफ में अपना कुछ कोर्स बनाते हैं, कोई किताब छापते हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है जैसे मेरे साथ हुआ। उस बंदे का किसी और आईडी से मेरे पास में मेल आया, इतना लंबा लेटर, उसने मुझे सॉरी बोला। ठीक है, तो मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मत करो ये हरकत, कोई बात नहीं, मैं कैरिड अवे हो गया था भैया, आई एम सॉरी, पैसे कमाने के चक्कर में मैं अंधा हो गया था। तो ये क्या, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैम्पर होना है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले रिव्यूज़ पढ़िए, अच्छे से देखिए, अगर आपको लगता है तो ही आप कोर्स को परचेस करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, पेमेंट से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, आप मेल कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप लॉ फील्ड में जा सकते हैं, उसके अंदर भी आपके पास में अगर स्पेशलाइजेशन होगी तो आप बहुत पैसा कमाओगे।
स्पेशलाइजेशन देख लो आप किस किस में कर सकते हो। आप साइबर लॉ के अंदर जा सकते हो, नंबर 1 हॉट करियर साइबर लॉ। आप एनवायरमेंटल लॉ में जा सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपने देखा है अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सस्टेनेबल एनवायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी वो सारी की सारी उनको कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई वो जो भी चीज़ बिल्ड कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है ना, मतलब वो एनवायरनमेंट को तो हार्म नहीं कर रहा, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू हो गए हैं, धीरे धीरे पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी धीरे धीरे कम हो जाएंगी, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। कॉर्पोरेट लॉयर का मतलब क्या होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ये तो होने ही वाला है, ये तो पक्का होगा, क्योंकि डेटा चोरी होगा, AI बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। एक बड़ी कंपनी है, कहीं ना कहीं से डेटा चोरी होगा, डेटा का हैम्पर होगा, तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉर्पोरेट लॉयर तो पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। दो बड़ी कंपनीज़ के बीच में केसेस लड़े जाते हैं, ठीक है ना, कि इन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया या इन्होंने हमारे ऊपर ये नाम लगा दिया, हमारा डेटा चोरी कर लिया, ठीक है, हमारा सारा का सारा जो डेटाबेस है उसको हैक कर लिया। इस तरह की चीज़ें आप जैसे मूवीज़ में भी देखते हो। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉयर आप बन सकते हैं। कैसे? आपने अभी देखा था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में क्या हुआ, इतना बड़ा बवाल जो मचा था, वो क्या है, वो कहाँ हुआ था? ये सब मीडिया में ही तो हुआ था। आपको क्या लगता है ये आगे जा कर के बढ़ेगा नहीं? कैसी बात कर दी यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। और ज़्यादा इस तरह का कंटेंट क्रिएट होगा, और ज़्यादा यूट्यूबर्स और ज़्यादा ग्रो होंगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा ये सब चीज़ें होने के भी चांसेस हैं। कोई अपनी वीडियो में कुछ भी बोल देता है, कोई किसी के ऊपर केस कर देता है। आप मूवीज़ जिस तरह की बनती हैं, तो मूवी के अंदर ये चीज़ दिखानी चाहिए, ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। अब OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी किस तरह की लिमिट होनी चाहिए कि भाई इतने तक दिखाओ, उसके बाद नहीं दिखाना चाहिए, चीज़ें ठीक नहीं है, या कितना आप अलाउ कर सकते हो। तो ये भी मीडिया और एंटरटेनमेंट लॉ के अंडर आता है। ये 4 स्पेशलाइजेशन है। अगर आप इन चारों में से किसी में भी जाते हैं, जो भी आपको सूट करे, तो आपका करियर अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी। ये बहुत सही चीज़ है भाई। अब क्योंकि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने का बहुत शौक है, मैं जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझता हूँ और मुझे इसके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं पूरी की पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है। मुझे नेशनल पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है। जैसे अब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो भी अभी हुआ है, आपने देखा पहलगाम के अंदर, तो इंडिया ने क्या करा, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया, बंद नहीं किया, सस्पेंड कर दिया, थोड़ा सा पानी रोक दिया पाकिस्तान वालों के लिए, ठीक है। पूरे भारत की पता है क्या सोच चल रही है इस वक्त, पाकिस्तानी तो ऐसे ही होते हैं, ये तो टेररिस्ट ही होते हैं, इन्होंने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। इसके पीछे ये भी तो हो सकता है ना कि चाइना करवा रहा हो ये सब, चाइना करवा रहा हो। चाइना कैसे करवाएगा? पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक करा, आपने टेररिस्ट भेज दिए, या उनकी जो आर्मी थी उन्होंने हमारे जो क्या बोलते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, जो बेचारे इनोसेंट थे, उनको मारा। चाइना का इसमें क्या रोल है? क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, चाइना के ऊपर टैक्स लगा दिया। अभी आपने देखा होगा टैरिफ चल रहा है। आप लोग जितने ज़्यादा नहीं सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ करिए। मैं आपको सिंपल ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया, चाइना के ऊपर टैक्स लगा दिया 245%। यानी कि अगर चाइना को कोई भी चीज़ अमेरिका में बेचनी है तो उसके ऊपर उसको 245% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि टैरिफ देना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे ये 100 रुपये का ईयरफोन अमेरिका में बेचना है, अगर मैं चाइनीज़ हूँ, मुझे ये 100 रुपये का अमेरिका में बेचना है, तो पहले मुझे 245 रुपये टैक्स भरने पड़ेंगे, तब जाके मैं ये 100 रुपये की ईयरफोन्स बेचूंगा। सोच रहे हो? तो ये ईयरफोन्स को मुझे महंगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा? अबे जितना तो ईयरफोन नहीं है, उससे डबल से भी ज़्यादा तो टैक्स लगा दिया। चाइना को आ गया गुस्सा, तो अब चाइना परेशान हो रहा है कि भाई हम क्या करें। तो चाइना भी तैश में आ गया कि हाँ हम तो चाइना हैं और हमने तो अपने आप को ज़ीरो से खड़ा किया है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो फलाना। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने भारत को जाकर के बोला कि ना हम आपका सामान खरीद लेंगे, आप हमसे थोड़ी सी दोस्ती कर लो, फलाना कर लो। इंडिया ने चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया। इंडिया ने भी चेक करना चाहता है, भारत भी, कि चाइना का क्या प्रतिक्रिया आती है। अब चाइना को ये लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका की तो दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि चाइना के ऊपर तो 245% टैरिफ लगा दिया, तो चाइना की तो औकात ही नहीं है अमेरिका में सामान बेचने की। तो इंडियन मार्केट के लिए, जो इंडियन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। चाइना की सुलग रही है, तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ ये डील करी हो कि भाई देखो हमें कुछ नहीं पता, तुम्हारा नाम तो वैसे भी बदनाम है टेररिज्म के अंदर, तो एक काम करो, इंडिया को किसी तरीके से उकसाओ कि वो वॉर करे।
हल्की फुल्की स्मॉल स्केल वॉर के लिए उसको ना उकसाओ, उसको उंगली करो। तो पाकिस्तान ने ये कांड कर दिया। अब चाइना चाहता है कि भारत पाकिस्तान की इतनी भयंकर लड़ाई हो जाए कि पूरे के पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की एक इमेज सेट हो जाए कि अरे यार इनके साथ ना हमें बिजनेस नहीं करना है, ये लोग तो वॉर ही करते रहते हैं पाकिस्तान के साथ। पता नहीं अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया भारत के अंदर, अपनी कंपनी खोल दी भारत के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर भारत में कर दिया, कोई अमेरिका की कंपनी या कोई यूरोप की कंपनी भारत के अंदर आएगी तो यार इनकी तो वॉर होती रहती है, कल को इनकी जीडीपी गिर गई, कल को इनकी जो इकोनॉमी है भारत की वो गिर गई तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। चाइना एक तरह से, ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, चाइना एक तरह से भारत की इमेज को डाउन करना चाहता है। वो कैसे करेगा? पाकिस्तान की मदद से। 99% यही हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ जियोपॉलिटिक्स। हमारी भारत की प्यारी जनता, आप लोगों के पेरेंट्स, इवन आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि पाकिस्तान ने किया है, बट ऐसा हो सकता है कि ये चाइना ने करवाया हो। तो अब आप देख रहे हो किस तरीके से कहानी घूम रही है। ये क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी। कैसे कौन कौन सी कंट्रीज किसके साथ कनेक्शन रखती हैं, किसका फ़ायदा किसका नुकसान, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में आती हैं। आप लोगों का काम क्या होगा? ग्लोबल पॉलिसी के ऊपर ध्यान देना। भारत और फ्रांस के बीच में अगर कोई ट्रेड डील हो रही है तो वो कितनी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। आप पॉलिसी बना सकते हैं, आप डिप्लोमेट बन सकते हैं। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर इंडिया और चाइना के बीच में या इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई है, कुछ है, तो इसको रिजॉल्व करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? आप लोगों ने पढ़ा है ना 10th में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अब पूरी की पूरी जो दुनिया है ना, सारे देश है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्टील और अपना आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और स्टील एक्सपोर्ट करता है, हम भी करते हैं। हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, है ना। बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग कंट्री एक दूसरे को, हम ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करवाते हैं रशिया से। ये सब क्या है? ये सब ग्लोबलाइजेशन है। कुछ सामान हम बेचते हैं बाहर, कुछ सामान बाहर से हमारे यहाँ पे आता है। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, तो इसीलिए डिप्लोमैट्स की ज़रूरत है। नीड फॉर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, डिप्लोमैट्स, इंटरनेशनल कॉपरेशन। अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करना है तो कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अब मान लो हमने अमेरिका से दोस्ती कर ली तो चाइना सड़ जाएगा। अब चाइना को हमें कितना बुरा बना के रखना है ये भी डिप्लोमैट्स डिसाइड करेंगे। कैसी पॉलिसी बनानी है ये भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें तो ध्यान देना है ना, हमें तो फोकस करना है ना, हमें तो सबसे बना के रखनी है जितनी हम बना सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस में काम कर सकते हैं आप लोग, आप एम्बेसीज के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखो डिप्लोमेट बन सकते हो, फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन सकते हो। यहाँ पे फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना चाहते तो आप बैचलर्स कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जियो पॉलिटिक्स के अंदर, पॉल साइंस के अंदर, और आगे जा कर के आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इस तरह की, आप उसके अंदर जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हो, आप एनजीओ के अंदर जा सकते हो, ग्लोबल अफेयर स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अब ये मैं आपको कुछ ग्लिम्सेस दे रहा हूँ, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि आपकी सोच थोड़ी सी खुले, डेवलप हो। मैं आपको फ्यूचर देखना सिखा रहा हूँ। मेरा काम है आपको फ्यूचर दिखाना, मेरा काम है आपका दिमाग का ढक्कन खोलना, मेरा काम है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। मैं चाहता हूँ खुद से सोचो, खुद से रिसर्च करो। मैं बस आपको डायरेक्शन देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो अगर मैं डिटेल में वीडियो बनाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए आप बस समझो अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला है ESG एंड सस्टेनेबल करियर्स। ESG का मतलब होता है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया था, सस्टेनेबिलिटी है तो आगे जाकर के बढ़ने वाली है, इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाएगा। हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, सोलर ऊर्जा, ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि सस्टेनेबिलिटी के अंदर आगे जाकर के बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भारत जो है वो पॉल्यूशन फ्री रहे, ठीक है। हम जो भी चीज़ें डेवलप करें, बनाएं, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। अब इस करियर के अंदर क्या होगा? यू गाइज विल इंश्योर कंपनीज फॉलो एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ESG स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। मतलब सामाजिक तौर पे भी वो चीज़ें हार्म ना हो, एनवायरमेंटल तौर पे भी हार्म ना हो, और कानूनी तौर पे भी वो चीज़ें हार्म ना हो। अब इसमें होता क्या है, आप बड़ी बड़ी MNCs के अंदर काम कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। आप अगर कोई कंपनी है वो स्टैंडर्ड्स के तरीके से काम नहीं कर रही है, वो कुछ रूल्स को वायलेट कर रही है, तो आप वहाँ पे जा कर के उस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल प्रायोरिटी, पूरी दुनिया की ही प्रायोरिटी है क्लाइमेट चेंज। आप देखो क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उसको कैसे हैंडल करना है। बिजनेसेस आर लीगली एंड एथिकली अकाउंटेबल। यही मैंने आपको अभी समझाया कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, क्या वो लीगली तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो एथिकली अकाउंटेबल हैं,
क्या वो नुकसान तो नहीं कर रहे, अपने एम्प्लॉयज़ का नुकसान तो नहीं कर रहे, सोसाइटी का नुकसान तो नहीं कर रहे। ग्रीन जॉब्स राइजिंग सेक्टर, मैंने आपको बताया। ग्रीन जॉब्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, लोग आज की डेट पे अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, धीरे धीरे ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो इस फील्ड के अंदर आगे जाकर के बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद में 5th इज साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट। इसकी डिमांड आगे जाकर के बढ़ने वाली है, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स आगे जाकर के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इंसान का मन शांत नहीं है। सारा टाइम सोशल मीडिया पे लगे रहना, सारा टाइम उल्टी सीधी चीज़ों में लगे रहना, मन शांत नहीं है, ध्यान साधना करनी नहीं, मेडिटेशन करनी नहीं, अपने आप में झांकना नहीं है, कितने लोग कर पाते हैं। तो आप देखो लोगों का दिमाग ख़राब होने वाला है कितने ज़्यादा डाइवोर्स होते हैं आज की डेट में। आप देखो रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या कांड हो रहे हैं, आप लोग देखो। तो आप यहाँ पे देखो कि लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो आगे जा करके ख़राब होने वाली है। स्पेशली ये जो जेनजी जनरेशन है ना, इसका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ये अपने आप को शांत नहीं बैठा सकती, इसका दिमाग हवा में उड़ता रहता है। तो आने वाले टाइम में इन लोगों को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, ठीक है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग, टेक फर्म्स, स्पोर्ट्स टीम्स, स्कूल्स आर हायरिंग साइकोलॉजिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे मैं स्पोर्ट्स टीम्स की बात करता हूँ, तो मेंटली वो फिट होने चाहिए अगर उनको कोई स्पोर्ट खेलना है तो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई फुटबॉलर है और उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है या कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ है, तो उसको पहले अपने आप को मेंटली फिट करना पड़ेगा, तभी वो खेल सकता है। क्रिकेटर हो गया या बास्केटबॉल प्लेयर हो गया या फुटबॉल प्लेयर हो गया, उन टीम्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर साइकोलॉजिस्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये फ्यूचर में और ज़्यादा होगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े, छोटे मोटे स्कूल छोड़ो ना, तुम तो बड़े स्कूल में नौकरी करना, मोटा पैसा मिलेगा। बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे कि यार अगर आपके बच्चे को मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास में प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे। स्कूल में नहीं तो बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर आप काम कर सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उतना ज़्यादा आप देखोगे कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करवाया जाता है, तो उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, उनके ऊपर उनकी काम का इतना प्रेशर होता है। तो उनको कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो उनको सोल्यूशन दे, उनको समझे, उनको मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स फील कराए। वहाँ पे आप आते हैं। अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आप उन बड़ी बड़ी MNC कंपनीज़ के अंदर काम कर सकते हैं। एक प्रॉपर अलग से डिपार्टमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा जाता है। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की जो कंपनी में काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत है, मेंटली वो ट्रॉमा में है, कोई दिक्कत है, तो वो आपके पास आएगा। अब क्योंकि आप तो कंपनी से सैलरी लेते हैं तो आपका तो पैसा बन ही रहा है, आप तो बस आराम से बैठेंगे, जा करके उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि भाई क्या दिक्कत हो रही है इसको। ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म्स आर बूमिंग। आज की डेट में अगर आपको कहीं कहीं काम नहीं करना तो आप ऑनलाइन थेरेपिस्ट बन सकते हैं। आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं यार, अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो। एक बार आप अपना खुद का एक सब्सक्राइबर बेस बना लो, इंस्टाग्राम पे आप अपना पेज बना लो, अच्छा खासा अपने आप को ग्रो करवा लो, फिर धीरे धीरे लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है ना कहीं जाना जा करके। और इंडिया जैसे देश के अंदर तो वैसे भी अरे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, इसको क्या दिक्कत हो गई है, इसकी बीवी पगला गई है, इसका बच्चा मेंटली पागल है। हमारे भारत में तो हमेशा, हमारा भारत कभी ग्रो नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर यही हाल रहा तो हमारे भारत की सोच ऐसी है। आपने देखा ना, मेरा कोर्स का ही डुप्लीकेट कोर्स बना करके बेचने लग गए, तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हो और वहाँ से आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, या फिर बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जा कर के आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो एज अ साइकोलॉजिस्ट। और वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको जो फीस मिलेगी उसका कुछ हिस्सा वो जो मेन एप्लीकेशन है या वेबसाइट है उसको जाएगा जो उसका मालिक है, और थोड़ा सा आपको मिलेगा। जैसे प्रैक्टो एक वेबसाइट है या एप्लीकेशन है आई थिंक, वहाँ पर जा करके आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो। हॉस्पिटल्स के अंदर मैं देखता हूँ साइकोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। मैंने खुद हॉस्पिटल्स के अंदर जा कर के चेक किया है, जो बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है कि कौन कौन सी यहाँ पे जो मतलब क्या कैसे समझाऊँ मैं आपको, मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ट्रीट होती है इस हॉस्पिटल के अंदर। तो मेरा मन करता है कि चेक करूँ, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का सेक्शन होता ही नहीं है, होता है तो शायद 1-2 डॉक्टर बैठे होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो, आने वाले वक्त में साइकोलॉजिस्ट की या थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन फॉर यू। डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में मत जाओ, सिर्फ लिख देते हैं लोग, सिर्फ लिख देते हैं, सोचते नहीं हैं, ना कोई रीज़न होता है उनके पास। आज की डेट में, आने वाले वक्त में, और आज की डेट पे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ओपन हो रहे हैं,
हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया डिस्ट्रिक्ट एक्ट बाय जोमेटो, मैंने बाद में जा करके जब डिस्कस किया स्टारबक्स वाले भैया से, तो उन्होंने बोला कि जोमेटो बाय जोमेटो जो डिस्ट्रिक्ट ऐप है, उन्होंने 8 बड़ी कंपनीज़ के साथ 3 4 हाँ 8 बड़ी कंपनीज़ के साथ उन्होंने टाई अप किया था कि आप जो भी आपका बिल बनेगा 50% आप ऑफ दे दीजिए, हम आपको पे करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करवा करके हमारी ऐप से पेमेंट करवानी है। आपने देखा मार्केटिंग, इसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मेरा तो दिमाग खुल गया, मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया यार। ये जोमेटो वाले चाहते थे कि जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं भारत के, वो हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। अब वो ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे? घर में घुस के ज़बरदस्ती तो डाउनलोड करवा नहीं सकते। अब उन्होंने ये देख लिया कि साला स्टारबक्स के अंदर ना सबको चुल होती है कॉफ़ी पीने की। एक काम करते हैं, स्टारबक्स वालों को बोलते हैं कि जो भी कस्टमर आए ना 50% ऑफ दे देना, हम आपको पे कर देंगे। आप बस इतना बोल देना कि हमारी ऐप डाउनलोड करो, तब पेमेंट करो, तो आपको आपके बिल पे 50% ऑफ मिल जाएगा। ख़त्म काम। जितने लोग आए सब के सबों ने डिस्ट्रिक्ट ऐप से अपनी पेमेंट करी। और सिर्फ स्टारबक्स ही नहीं, बड़े 8 कंपनीज़ के साथ उन्होंने टाई अप किया था। और उस भैया ने मुझे बताया कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक दिन के अंदर 5.5 लाख से ज़्यादा सेल करी है। 5.5 लाख से ज़्यादा सेल उस दिन। उनका फ़ायदा, कस्टमर का फ़ायदा, ब्रांड का फ़ायदा, डिस्ट्रिक्ट ऐप का फ़ायदा, तीनों का फ़ायदा। विन विन सिचुएशन। डिजिटल मार्केटिंग। भाई थोड़ा दिमाग लगाया करो, दुनिया में क्या चल रहा है। मैं तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बात करता हूँ अपने चैनल पे, फालतू बातें नहीं करता कि हाँ गूगल से कुछ भी उठा करके चेप दिया। जो भी चीज़ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोशल मीडिया के अंदर। आप देखो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स अब बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे धीरे धीरे। सो एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो ऐप है या आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे। एसईओ स्पेशलिस्ट अलग से इनकी जॉब लगती है। मैं जितने भी अपने वीडियो के अंदर ब्रांड कोलैबोरेशंस करता हूँ, तो मैं जिन लोगों से बात करता हूँ वो लोग क्या हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही तो हैं। भाई एक बहुत बड़ी कंपनी ओपन हुई है, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड ओपन करना है, ठीक है ना। अब आप उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? रोड पे खड़े होकर के पर्चे बांटोगे? नहीं ना। ऑनलाइन आओगे ना, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओगे ना, वेबसाइट बनाओगे ना। बनाओगे नहीं बनाओगे? फिर कैसी बातें कर दी यार। तो आपको फिर अपनी वो जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको आपको ग्रो भी तो करना है, उसकी मार्केटिंग भी तो करनी है। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। आंख बंद करके पट्टी बांध के इस फील्ड में जाइए, लेकिन जो सब लोग कर रहे हैं वो मत करिए, कुछ एक्स्ट्रा करिए। AI का यूज़ करिए, चैट GPT का यूज़ करिए, ऐसे बहुत सारे टूल्स को सीखिए, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो बंदे को लगना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग तो हर कोई कर रहा है। इस लड़की के अंदर कुछ दम है यार, इसको इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इसको इतना नॉलेज है, वो आपके पास होना चाहिए। अगला क्या है? एवरी बिजनेस नीड्स एन ऑनलाइन। अच्छा मैंने तो पहले ही बता दिया, सॉरी, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया। देखो, एवरी बिजनेस नीड्स एन ऑनलाइन प्रेजेंस, मैंने आपको बताया। ई कॉमर्स इज एक्सप्लोडिंग। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें बेचना खरीदना। AI पावर्ड मार्केटिंग टूल्स आर राइजिंग, मैंने आपको बताया। अगर आप AI से रिलेटेड चीज़ों को नहीं सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के साथ, तो फिर आप वैसे ही रह जाएंगे जैसे वो लोग कमेंट करते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नहीं रखा। ये वही लोग हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जॉब लगती है लोगों की, तो उन एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, ठीक है ना। वो कौन से टीम में काम करेंगे, उनकी सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, हायरिंग करना। HR का काम क्या होता है? हायर करना लोगों को, ठीक है ना। या फिर कौन सी टीम के अंदर किस तरह का बिहेवियर है। ये सारी कंपनी के अंदर जो जितनी भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, या कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है। उन लोगों को ट्रेन करवाना। अगर आपकी कंपनी में कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ है तो आप उसको ट्रेन कराओगे ना कि भाई हमारी कंपनी में देख ऐसे काम होता है, वो काम होता है। रिक्रूटमेंट कराना मतलब इंटरव्यूज़ लेना और कंपनी के कल्चर को हैंडल करना, कंपनी का कल्चर बनाना, उसको समझना, कोई गलती है तो उसको ठीक करना। तो ये ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आता है। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आगे जा कर के होने वाली है। पहले भी थी, आज भी, और आगे जा कर के बढ़ेगी, क्योंकि जॉब्स बढ़ेंगी, कंपनीज बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी। तो HR डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स कभी नहीं जाने वाली है, क्योंकि AI कितना भी पावरफुल हो जाए, मान लिया चलो AI आपका इंटरव्यू ले लेगा बैठ के, आपके स्किल्स देख लेगा बैठ करके, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो वो नो बोल देगा, सही दे दिया तो यस। लेकिन आपका जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो कैसे जज करेगा? बात करने का तरीका कैसे जज करेगा? अगर आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, एरोगेंट हैं,
AI उसको कैसे जज करेगा कि तू तो घमंडी बहुत ज़्यादा? वो तो इंसान ही कर सकता है ना। इसके अंदर एम्पैथी है कि नहीं है, इसके अंदर वो एक इंसानियत है कि नहीं है। इसको गुस्सा आ गया तो किसी को चाटा तो नहीं मार देगा पकड़ करके कंपनी के अंदर, है ना? समझ रहे हो आप मेरे को? तो समझो कि AI की कुछ लिमिटेशंस हैं। मेंटल वेलनेस इन वर्क प्लेसेस, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। मेंटल वेलनेस वही कि काम का प्रेशर है तो उसको भी आप हैंडल करेंगे, जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होंगे आपके अंडर। रिमोट वर्क नीड्स बेटर पीपल स्ट्रैटेजीज। रिमोट वर्क का मतलब आज की डेट में आप देख रहे हो ना, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी बनाना कि कितने हफ्ते काम करें, कैसे काम करें, कितने हफ्ते आपको, हफ्ते में कितने दिन आपको ऑफिस आना चाहिए, इस तरह की पूरी जो प्लानिंग होती है अकॉर्डिंग टू कैसे दुनिया ग्रो कर रही है, कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, किस कंट्री की क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आप प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज आप एजुकेशन और रिसर्च में जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर इन फ्यूचर फॉर यू पीपल। ग्लोबल डिमांड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन इज राइजिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने आपको बताया, अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो आप एवरेज रह जाएंगे लाइफ में। क्रिटिकल थिंकिंग बनाऊंगा मैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एडटेक प्लस रिसर्च। एडटेक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जैसे कि ऐप हो गई, वेबसाइट हो गई, वहाँ पे आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या है? एक तरह से ये एडटेक प्लेटफॉर्म है प्लस रिसर्च। क्योंकि अब आप लोग पॉलिटिकल साइंस के पढ़े हुए हो, हिस्ट्री पढ़े हुए हो, ज्योग्राफी पढ़े हुए हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े हुए हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे जा करके कि आप इन कंपनीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर आप काम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स तैयार करना, बुक्स किस तरीके से तैयार करना कि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए, प्रेजेंटेशंस बनाना, आगे जा करके आप लोग खुद, मैं इतने सारे, यही मैं यहाँ अपने पीछे बेड पे बैठ करके रात को इतने सारे आइडिया सोचता रहता हूँ हर फील्ड के लिए। ह्यूमैनिटीज़ वाले तो क्या नहीं कर सकते यार, 4-5 बच्चे, एक एनिमेशन डिज़ाइनिंग सीख लो, एक वॉइस मॉड्यूलेशन सीख लो, किसी लड़की की बहुत अच्छी आवाज़ है वो सीख लो, एक अच्छे से एनिमेशन डिज़ाइन करना सीख जाए, एक हिस्ट्री का कोई चैप्टर है उसको इस ढंग से बना ले कि बच्चों को समझ में आए, और एक यूट्यूब चैनल साथ में मिलके बना लो यार, साथ में मिलके एक यूट्यूब चैनल बना लो। एनिमेशन भी आ जाएगी इसके अंदर, वॉइस भी आ जाएगी, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, 3-4 लोग हो जाएंगे जो डबिंग कर देंगे, और एक बंदा 2-3 लोगों की टीम रख लो जो लोग पूरा का पूरा हैंडल करेंगे कि क्या हमें कैसे समझाना है। चौरी चौरा इंसिडेंट है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, वो हम कैसे दिखाएंगे, व्यूज़ कितने बढ़ेंगे भर भर के। करता कौन है यार, ठीक है ना? तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, कॉलेज पकड़ रहे हैं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख रहे हो, समझ रहे हो, अच्छी बात है, पर इस तरीके से भी ट्राई करते रहो। क्या पता आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े यार, क्या पता आप इंस्टाग्राम पे ही अपना ऐसा एनिमेशन वाला कोई पेज बना दो, एनिमेशन विथ प्रॉपर रिसर्च, विथ प्रॉपर विजुअलाइजेशन, कार्टून की एनिमेशन बना दी। जैसे मान लो अभी इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो भी चल रहा है, आप उसको एनिमेट करके दिखा सकते हो, शुद्ध हिंदी में दिखा सकते हो, थोड़ा सा उसके अंदर ह्यूमर ऐड कर सकते हो, देखने में भी मज़ा आएगा, वॉच टाइम भी बढ़ेगा। करते कहाँ हैं लोग? क्रिटिकल थिंकिंग, यही मैं बोल रहा था ना, सोचो, प्लीज़ सोचो आगे जा कर के कैसे कैसे दुनिया बदलने वाली है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पॉलिसी एंड करिकुलम डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे भारत के अंदर क्या सिलेबस है, स्कूल के अंदर आपने देखा, कॉलेजेस के अंदर क्या रद्दी सिलेबस है आप लोगों ने देखा। आगे जा कर के ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो समझे कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप लोग एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं यार, आप लोग तो पॉलिसी मेकर्स हैं। ये साइंस वाले, कॉमर्स वाले तो चलो अपना काम करते रहेंगे, पॉलिसी बनाना तो आपका काम है, पॉलिसी तो आप बनाओगे। ये लोग तो कुछ भी करते रहेंगे बैठे बैठे, कॉमर्स वाले हिसाब किताब जोड़ते रहेंगे, साइंस वाले वो कुछ बनाते रहेंगे, AI सॉफ्टवेयर वेबसाइट। पर आप है ना, लॉयर आप बनेंगे, पॉलिसी मेकर आप बनेंगे, आप क्यूरेट करेंगे पॉलिसी कि देश में ऐसे पढ़ाई होनी चाहिए, इस फील्ड में आप जा सकते हैं। अब 8 तो मैंने आपको बता दी, ये मेरी तरफ से आपके लिए बोनस। डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, एंड डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ तो हमने कभी नहीं सुना। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी थी तो मुझे भी शौक लगा था। मैंने कहा यार ये तो कुछ नकली बना दिया है, या तो ये सच में कुछ है, ये सच में कुछ है। डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ में देखो क्या है। दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज़ विद ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा था ना कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, ये क्या है? ये डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ ही है। ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भीख मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। AI ड्रिवन वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में इतना मोटा कोई हिस्ट्री का चैप्टर है या इतनी मोटी कोई रिपोर्ट है,
आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उस रिपोर्ट को बिना पढ़े बस उस रिपोर्ट की PDF आप अपलोड कर दो ChatGPT में, या बहुत सारे टूल्स हैं, और आप उसको बोलो कि भाई मुझे ना ये एनालिसिस करके दे कि पिछले 10 साल के अंदर इस कंट्री के अंदर कितने लोग मरे हैं, किस बीमारी से मरे हैं, कौन सी तारीख को मरे हैं, और उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए थे, जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे वो कितने सक्सेसफुल हुए, कितने फेल हुए, जो फेल हुए वो क्यों फेल हुए, जो सक्सेसफुल हुए वो कैसे सक्सेसफुल हुए, और जो बीमारी हुई है वो कैसे ख़त्म हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। सिर्फ उसको इतना प्रॉम्प्ट देना है, दबाओ एंटर बटन टक से, और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको बना करके दे देगा। उस रिपोर्ट को यूज़ करके आप वीडियो बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हो, अपना खुद का न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म खोल सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ वाले आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो अभी बात करते करते एक आइडिया आ गया, आप लोग न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म अपना खुद का खोल सकते हो, खुद का प्रॉपर न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म। जैसे ध्रुव राठी हो गया, नीतीश राजपूत हो गया, ये लोग बनाते हैं ना इस तरह की वीडियोस। आप लोग अपना खुद का 3-4 लोग मिलकर के अपना इंस्टाग्राम पेज बना लो ना, कि चल यार आज से देश में जो भी हो रहा है उसके ऊपर हम अच्छी सी पोस्ट बनाएंगे, रील्स बनाएंगे और उसको हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। एक का काम एडिटिंग का होगा, एक का काम होगा एनालाइज करना कि क्या दिखाना है, रिसर्च करना है ना। 3-4 लोग मिलकर काम नहीं कर सकते क्या? एक बहुत अच्छा प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे भारत की मीडिया एजेंसी देखी है ना, 1 साल तक तो क्या बोलते हैं अपना रेबल किड और रणवीर अलाहाबादिया की ही न्यूज़ चल रही है। बाकी पूरी दुनिया में कुछ हो रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे व्यूज़ आ रहे हैं। आप एक अपना खुद का ऑनलाइन न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म खोल सकते हो यार। हो सकता है आपको एक दिन मोदी जी से नेशनल अवार्ड मिल जाए कि ये कुछ 3-4 लोग हैं जिन्होंने इतने 2025 के अंदर ये पेज खोला था और ये आज तक सही अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं। या हमारे भारत की न्यूज़ या भारत के साथ जो भी हो रहा है या हमारे भारत का कल्चर या ऑल ओवर वर्ल्ड मीडिया को भी आप कवर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, या इंडिया को कवर करना चाहते हो तो इंडिया को कर सकते हो। कंटेंट ही कंटेंट है, फ्यूचर ही फ्यूचर है भाई। हिस्ट्री विजुअलाइज थ्रू AR VR। अब आपने वो देखा ना, वो वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस आ गए हैं जो आंख पे लगाते हैं और आप कुछ भी देख सकते हो, एक नई दुनिया में चले जाते हो। आप उसको यूज़ करके हिस्ट्री का चैप्टर क्रिएट करके आप ऐसी जगह, ऐसे कॉलेजेस में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसे स्कूल्स में जाकर के काम कर सकते हो जहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा हो। तो आप ही लोग बताएंगे ना कि यार इसको ऐसे दिखाना चाहिए, इस तरह की एनिमेशंस बननी चाहिए। आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल रियलिटी का वो लगा करके पूरी की पूरी पढ़ाई वहीं से हो गई। आप बहुत कुछ यार, ह्यूमैनिटीज़ वाले क्या नहीं कर सकते भाई। बच्चों को इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम को पढ़ने में इतनी दिक्कत होती है, किताबें देखिए हमारी भारत की, उल्टी आती है पढ़ के। इंडियन अपनी CBSE की जो किताबें हैं इंडियन पॉलिटिक्स, और ये अपनी कि 545 सीटें होती हैं, फिर लोकसभा राज्यसभा, आप उसको एनिमेशन से कितने अच्छे से समझा सकते हो। दिस इज डिजिटल ह्यूमैनिटीज, प्लीज कंसिडर दिस। टेक्स्ट एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग, ये मैं आपको बता चुका हूं कि आप एक PDF अपलोड करेंगे और पूरा डेटा वो यही है। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स आर किंग, यू गाइज आर किंग। आप अगर चाहो आप राजा बन सकते हो। आप सोचते हो कि आप प्यादे हो, लेकिन आप हो असल में राजा। आपको बस सही डायरेक्शन चाहिए, जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं कि ऐसे सोचते हैं, ऐसे समझो चीज़ों को। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उनको छोड़ दो। आप सिर्फ ये सोचो कि आपकी फील्ड में आने वाले वक्त में क्या क्या चेंजेस आएंगे या किस फील्ड में हम लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। प्लीज़ रिसर्च किया करो, देखा करो। मैं भी टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहूँगा। आप लोग भी बताना कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। अगर आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो, क्रैकिंग खरीदना मत भूलना। आप 1 साल की पढ़ाई अगर आप 5 महीने में करना चाहते हो, 1 महीने की पढ़ाई 20 दिन में करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को याद रखना चाहते हो, क्रैकिंग इज़ फॉर यू। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जाना, रिव्यूज़ पढ़ना, पसंद आए तो ही लेना। कुछ समझ में आया आपको? कुछ सीखा आपने? दिमाग खुला? कैसे सोचते हैं ये समझ में आया? आई होप आपने इस पूरी वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, और अपने दिमाग में ये जो एक भ्रम घुसा हुआ है कि ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो कुछ हो नहीं सकता, इससे थोड़ा सा आप बाहर आए होंगे। क्योंकि एक आदत तो डेवलप हो ही जाती है ना, धीरे धीरे उससे निकलना मुश्किल होता है। चाहे आपकी बात करो, चाहे आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, उनकी बात करो,
थोड़ा तो टाइम लगेगा, और आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, ये आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई तुम सब गलत थे। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी करियर ऑप्शंस में से किसी पर्टिकुलर करियर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।